हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूंगी। राजा की कुर्सी की बड़ी ही खास सी बात होती है। राजा की कुर्सी की बड़ी ही खास सी बात होती है। वह किसी राजा के भी वफादार नहीं होती है। कुर्सी पर बैठा राजा खुद पर ही घमंड करता रह जाता है, यह सोच में कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लोगों पर जुल्म करने पर भी उसके जबान से उफ तक नहीं आती है, पर उसे उसकी कुर्सी का नशा ऐसा चढ़ा होता है, वो भूल जाता है जिस तक पर वह इतना घमंड कर रहा है, यह उसकी तो कभी थी ही नहीं, यह उसकी तो कभी थी ही नहीं। तो आज की कहानी का टाइटल है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। इस कहानी के लेखक हैं हुसैन जैदी और जेन बॉर्जेस। पहले इस बुक की बात करते हैं। ये बुक में 13 इंडियन लेडी डॉन की सच्ची कहानियां हैं। मैं उनमें से एक कहानी को आज एक्सप्लेन करूंगी। लेखक हुसैन जैदी साहब की बात करें तो ये भारत के एक प्रसिद्ध क्राइम राइटर में से एक हैं। इन्होंने काफी वक्त से मुंबई माफिया के बारे में डिटेल्स में लिखा है। इनकी लिखी बुक्स पे प्रसिद्ध मूवी जैसे ब्लैक फ्राइडे और गंगूबाई भी बनी है। गंगूबाई मूवी इनकी इसी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की एक कहानियों में से एक है। जेन बॉर्जेस की बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और प्रसिद्ध नॉवल बॉम्बे बालचाओ की भी राइटर है। तो बढ़ते हैं आज की और एक अंडरवर्ल्ड की रानी की कहानी की तरफ, जो है जेनाबाई दारूवाला की। यह कोई मामूली औरत नहीं, इन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ने के साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी अपना मकाम हासिल किया है। यह कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक अंडरवर्ल्ड की डॉन की बात नहीं की गई है, बल्कि अलग अलग जेनरेशंस के डॉन की बातें की गई है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी को। एक काली अंधेरी बारिश की रात को उसने अपने ब्लैक मर्सिडीज को अपने घर बैतुल सुरूर, जिसका अर्थ खुशियों का घर है, उससे भेजकर जेनाबाई को अपने घर खाने पर बुलवाया था। वह परेशान था और अपने बैल्कोनी से अपनी गाड़ी को देख रहा था और सिगरेट 555 का सेवन कर रहा था। कुछ 2 घंटे बीत जाने पर और 7 सिगरेट पी लेने पर उसे अपनी मर्सिडीज वापस आते दिखाई दी और फिर उसे थोड़ी राहत मिली। 70 साल की जेनाबाई भीगते हुए घर के अंदर घुसी, जिसके दरवाजे उनके इंतजार में पहले से ही खुले थे। 8वीं सिगरेट को खत्म करते हुए वह सीढ़ियों से नीचे जेनाबाई से मिलने आया। उसने 7 बजे शाम को ही अपने मर्सिडीज को डोंगरी की गलियों में भेजा था। बारिश के बावजूद डोंगरी में अलग सी चहल पहल लगी हुई थी। आसपास के सभी लोग उस गाड़ी को पहचानते थे और यह भी जानते थे उसमें कौन जा रहा है, पर इस मुलाकात के पीछे का राज बस बैतुल सुरूर के 4 दीवारों के पीछे छुपी थी। उसके खूबसूरत से घर में घुसने के बाद उसने जेनाबाई को सलाम आपा कहते हुए बड़े कमरे की तरफ ले गया। उसने जेनाबाई को इतनी जल्दबाजी में आने के लिए शुक्रिया किया। जेनाबाई उसके अंदर की परेशानी समझ पा रही थी, पर जेनाबाई के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आराम से सोफे पर बैठ जाने के बाद जेनाबाई ने उसे बोला, भाई आप परेशान लग रहे हो। इसके जवाब में एक लंबी चुप्पी के बाद उसने बोला, मैं एक बड़ी मुश्किल में हूँ और जब भी मैं परेशानी में होता हूँ मुझे बस आप ही का ख्याल आता है। अपने पहुंच की सोच ने जेनाबाई के मन में थोड़ी शर्मिंदगी और खुशी दोनों भर दी, वो भी उस इंसान के आगे जो मुंबई का सबसे खतरनाक आदमी था। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि मस्तान हैदर मिर्जा था, जिसके रंग से राजा बनने की कहानी हमेशा से चर्चे में रही है। मस्तान हैदर मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा, ये अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है। करीम लाला और वरदराजन के साथ मिलकर इन तीनों की तिगड़ी ने 20 साल तक मुंबई में राज किया है। ये अपने डॉन के अंदाज के साथ साथ अपने स्टाइल के लिए भी काफी जाने जाते थे। सादे कपड़े, सादे जूते, सादी मर्सिडीज और महंगी घड़ियां, बहुत ही असाधारण जिंदगी बिताई है इन्होंने। मस्तान था तो चेन्नई का, पर मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी तिगड़ी के साथ मिलकर सोने, चांदी और इलेक्ट्रिक की चीजों की स्मगलिंग करके इसने ताकत और अपार शोहरत हासिल किया था और आज वह जेनाबाई के पास अपनी मुश्किलों का हल खोजने बैठा था। मस्तान की बहन कहलाने से बड़ी गर्व की बात जेनाबाई के लिए और कुछ नहीं होगी।
जेनाबाई उर्फ जैनब का जन्म 1920s में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके अब्बा फेरी चला के उनका घर चलाते थे और एक रूम के भाड़े के घर में वह अपने 5 और भाई बहन के साथ डोंगरी में रहती थी। 90s के दशक में डोंगरी गलत चीजों और धर्म के विवादों के लिए जाने जाने लगी थी, पर 1920s और 30s में डोंगरी से स्वतंत्रता आंदोलन चालू हुआ था। एक जवान खून और एक लड़की होने पर जैनब उर्फ जेनाबाई ने इस गांधीयन आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया था। हालांकि वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आती थी, पर किसी ने उसके इस कदम पर आपत्ति नहीं जताई और वह स्कूल भी नहीं जाती थी, इसलिए सारे दिन वो नारेबाजी में अपना वक्त देती थी। 14 साल की उम्र में जेनाबाई का निकाह मोहम्मद शाह दरवेश से हो गया था और वह उस निकाह से जेनाबाई को 5 बच्चे हुए। यह आजादी के लिए आंदोलन में आवाज उठाना दरवेश को बिल्कुल पसंद नहीं था और वह उसे इस बात के लिए मारता पीटता भी था, पर यह सब से जेनाबाई रुकने वाली नहीं थी। फिर 1947 में आजादी के बाद देश के बंटवारे में दरवेश ने पाकिस्तान जाना चुना। जेनाबाई, जिसने अपना बचपन और जवानी दोनों ही आजादी आंदोलन को दिया था, उसने भारत में रहना और मुंबई छोड़ के जाने से इनकार कर दिया और वो यहाँ अकेले अपने 5 बच्चों का पेट भरने रह गई थी। वह खो सी गई थी, उसे पता नहीं था वो कैसे और कहां से अपनी शुरुआत करे। यह वो समय था जब देश में अनाज की कमी हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर उपजाऊ जमीन पाकिस्तान चली गई थी। इस कमी ने देश में स्मगलिंग का काफी दरवाजे खोल दिए थे। जैनब, जिन पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी, उसने भी अनाज की जमाखोरी का धंधा शुरू कर दिया और वह मुंबई के दाने बाजार से कमीशन में अनाज लाकर जमा करती और भारी मुनाफे में उसे बेच दिया करती थी। सरकार के द्वारा यह अनाज जमाखोरी बिन लाइसेंस के एक दंडनीय जुर्म था, पर पुलिस में बहुत बार जेनाबाई के घर छापा डालने के बावजूद उनके खिलाफ पूरे सबूत न जमा कर पाई। क्योंकि जेनाबाई को गुजराती अच्छे से आती थी और इस काम में ज्यादातर व्यापारी गुजराती थे, वह इनके साथ अच्छे से बात कर पाती थी और उन लोगों ने जैनब को जेनाबाई कहकर बुलाना शुरू कर दिया और ज्यादातर वह चावल में काम करती थी, इसलिए वह लोग उन्हें जेनाबाई चावल वाली से जानने लगे। अब तक मस्तान ने अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई थी। जेनाबाई ने अपनी तीसरी चाय खत्म करते हुए अपने पैरों को सोने के हील वाले चप्पलों में डालते हुए खाने की तरफ बढ़ गई। खाने में काफी तरह तरह के पकवान थे। जेनाबाई ने खाना शुरू किया। मस्तान ने उन्हें बोला वह खाए और वह कुछ समय बाद खाएगा और वह अभी बस सिगरेट पीना चाहता था। कुछ वक्त बाद मस्तान ने बोला, आपा, मैं ये गैर कानूनी काम से अब बाहर आना चाहता हूँ। आगे बोलते हुए उसने बोला, उसने काफी वक्त अब जेल में बिता दिया था और जनता पार्टी के लीडर जयप्रकाश नारायण के मदद से उसे इस शर्त पे जेल से निकालने की राहत मिली थी कि वो अब गलत रास्ते को छोड़ देगा। जेनाबाई बस उसे गौर से सुन रही थी। मस्तान ने बोला, पिछले 6 से 7 साल उसके लिए बहुत ही कठिन रहे हैं। वह किसी न किसी कारण में जेल में ही था। 1947 में MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, फिर स्मगलिंग एक्ट के तहत, फिर 1977 में भारत में इमरजेंसी के दौरान एक बार फिर MISA के तहत अपने अन्य साथियों जैसे करीम लाला के साथ उसे गिरफ्तारी हुई थी। जेनाबाई भी MISA के तहत गिरफ्तार हुई थी, पर कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया था। मस्तान ने सबसे बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर जैसे राम जेठमलानी को अपने लिए लड़ने रखा था, पर पूरा इमरजेंसी का वक्त उसे जेल में ही बिताना पड़ा। उसे यह एहसास हो गया था उसकी ताकत और पहुंच दोनों ही अब कम हो रही है और इस कोर्ट के जंग ने उसे कर्ज में भी डुबा दिया था। 1979 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी के स्टेट में आने पर मस्तान को जेल के 4 दीवारों से सही रास्ते पे चलने के शर्त पर राहत मिली। उसने बताया आज वो कर्ज में डूबा है और उसका घर भी गिरवी है। अब उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो फिल्मों में पैसा लगाए या वो रियल स्टेट में पैसा लगाए। जेनाबाई ने बोला, फिल्मों में पैसे लगाना जोखिमों से भरा है और वह सोच में भी थी। पहले और अब की मस्तान में कितना फर्क आ गया है।
जब उसे डॉन वरदराजन ने पहली बार मस्तान से मिलाया था वह काफी बहादुर और अलग था। गलत चीजों पर सख्ती लगाना गांधी और कांग्रेस सरकार का असल मकसद रहा था और 6 अप्रैल 1950 में एक बार फिर कांग्रेस सरकार ने शराब पर रोक लगा दिया था। पर दुख की बात थी यह रोक ने भलाई के जगह और जुर्म के दरवाजे को खोल दिए थे स्मगलर और शराब बनाने वालों के लिए। अब घर घर में आंटियां देसी दारू बनाने और बेचने का कारोबार करने लगी थी। अब तक जेनाबाई ने दूसरा निकाह कर लिया था इकबाल गांधी से। वह चावल के धंधे में तो थी पर कुछ खास कमाई नहीं होती थी। एक शाम जेनाबाई बिस्मिल्लाह शाह के दरगाह पर गई थी। वहाँ उसने एक हिंदू आदमी को नियाज देते हुए देखा। उसने इस आदमी की उदारता के बारे में बहुत ज्यादा सुना था अपने डोंगरी के पड़ोसियों से। यह आदमी हमेशा वहाँ नियाज देते और उसके बाद वहाँ के लोगों से बात करता था। जेनाबाई रोते हुए उसके पास जाकर बोली उसे कुछ काम करने मिल जाए तो उसकी मदद होगी। उसने बताया वह अनाज के धंधे में ज्यादा कुछ कमा नहीं पाती है और उसका पति कमाता नहीं है और उसके ऊपर उसके बच्चों का पेट भरने की भी जिम्मेदारी है। आगे बोलते हुए उसने बोला अगर कोई छोटे मोटे काम देकर भी उसकी मदद कर दे तो अल्लाह उसे दुआ देंगे। यह तब था जब वरदराजन ने जेनाबाई के सामने शराब बेचने का प्रस्ताव रखा। पहले तो जेनाबाई अपने धर्म का सोचते हुए एक बार के लिए इस धंधे में घुसने से कतरा रही थी पर वर्धा के मनाने पर वह मान गई। वर्धा ने जेनाबाई को बोला था और भी मुस्लिम लोग इस धंधे में हैं और उसे बस पुलिस को संभालना आना होगा और इस धंधे में करोड़ों का मुनाफा था। फिर क्या था, जेनाबाई अपने उम्र तकाजे और सबसे खास पुलिस को हेर फेर करने की खासियत की वजह से चावल वाली से दारू वाली बन गई और बहुत ही जल्द वर्धा की सबसे करीबी और खास सहयोगी बन गई। साल के कुछ 12 करोड़ वर्धा इस दारू के धंधे से कमा लेता था पर उसे और ज्यादा कमाने की चाहत थी और तब उसने सोने की स्मगलिंग का सोचा। पर वो यहाँ अकेले नहीं घुस सकता था, उसे मुस्लिम डॉन की मदद लगती जिनके गल्फ में पहचान और मोनोपोली दोनों थी। और यह तब था जब वर्धा ने मस्तान और करीम से दोस्ती किया और उनकी तिगड़ी एक बड़ी ताकत बन गई। और तब जेनाबाई की मुलाकात मस्तान से हुई थी। 10 बज चुके थे, बारिश और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। जेनाबाई अपने लाजवाब खाने के बाद अब बैठ थोड़ा आराम कर रही थी और उसने मस्तान को मुद्दे पर आने के लिए बोला। तब मस्तान ने उसे बताया उसने रियल स्टेट का प्रॉपर्टी पर नजर रखी हुई थी जो बेलासिस रोड बॉम्बे सेंट्रल में है, पर वो चिलियास एक अलग गुंडों के गट के हाथों में है और वो लोग समझौते के लिए तैयार नहीं थे। मस्तान के मुताबिक वह जमीन सोना थी, उससे उसका सारे कर्ज मिट जाते और उनकी जिंदगी भी सेट हो जाती। जेनाबाई अच्छे से जानती थी मस्तान के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी थी और उसके लिए अपनी लाचारी को इस तरह सामने लाना बहुत बड़ी बात थी। मस्तान ने बताया करीम लाला भी इस मामले में हार चुका था। चिलियाज ने उसके आदमियों के हाथ पैर तोड़ दिए थे और उसने भी बोला था यह चीज अब उसके पहुंच से बाहर है। मस्तान ने बताया चिलियास बहुत ताकतवर थे और होटल और रियल स्टेट का कारोबार को वो अपना हक समझते थे। जेनाबाई थोड़ा मुस्कुराई, फिर दूसरे रूम से एक लाल कलम और कागज ले आई और उसने मस्तान को एक पहेली सुलझाने को बोला। मस्तान उस वक्त ऐसे कोई मजाक के लिए तैयार नहीं था और वह थोड़ा चिढ़ गया। फिर जेनाबाई ने एक लकीर खींचते हुए मस्तान से बोला तुम्हें इस लकीर को बिना मिटाए इसे छोटा करना है। इस पर मस्तान और चिढ़ गया। तब जेनाबाई ने बोला सोचो मस्तान भाई सोचो, तुम्हारी परेशानी का हल इसी पहेली में है। मस्तान का गुस्सा अब ठंडा हो गया था, वह जानता था जेनाबाई ने हल निकाल लिया है। उसने कागज की तरफ देखते हुए उनसे पूछा कैसे। तब जेनाबाई ने एक और बड़ी लकीर बनाते हुए बोला अगर तुम पहले लकीर को छोटा नहीं कर सकते हो तो उसके सामने एक और बड़ी लकीर खींच डालो। मस्तान अब तक तो ठीक से नहीं समझ पाया था पर वह जानता था उसका जेनाबाई के ऊपर भरोसा कभी खाली नहीं गया है। जेनाबाई के चालाक दिमाग से रास्ता निकल चुका था जिस पर अब मस्तान को बस चलना था। यह शराब के धंधे के काम ने जेनाबाई को अपार सम्मान और संपत्ति दी और अब वो लोगों की मुश्किलें भी सुलझाती थी।
यह समय था जब जेनाबाई की दोस्ती दाऊद के पिता, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, इब्राहिम कास्कर और उसकी मां अमीना से हुई थी। दाऊद और अमीना के सारे बच्चे जेनाबाई को अपनी दूसरी मां मानने लगे थे। इस दौरान जेनाबाई के खिलाफ शराब के धंधे में रहने की बहुत खबर आने लगी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर सीडी बसाडिया ने जेनाबाई को पकड़कर जेल भी करवाया। पर कुछ समय बाद जेनाबाई बेसाडिया की इन्फॉर्मर बन गई। जेल में रहने के बाद जेनाबाई को एहसास हुआ, अगर उसे असली खिलाड़ी बनना है तो उसे गुंडों और पुलिस दोनों से बना कर रखना पड़ेगा, और उसने ऐसा ही किया। वो सारे गुंडे की खबर भी रखती थी और कुछ मामलात पुलिस को भी बता देती थी। इसलिए वह दोनों गुंडे और पुलिस के लिए भरोसेमंद साबित होने लगी, और मस्तान और करीम लाला की तो वह खास बन चुकी थी। विडंबना की बात यह है, सब कुछ में रहकर इतने पैसे कमाने के बावजूद उसने अपने बेटे की मौत की साजिश का पता नहीं चल पाया और वो मर गया। इस वाक्य ने जेनाबाई को बड़ा धक्का दिया था। वह पूरी तरह से टूट गई थी। जेनाबाई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने बेटे के कातिलों को ढूंढने में, पर फिर अल्लाह का सोच के उन्हें जाने दिया। मस्तान अब सवाल करते हुए बोला, वह चिलियास से ज्यादा ताकतवर कैसे बनेगा? जिसपे जेनाबाई ने उसे इब्राहिम भाई, दाऊद और शब्बीर और पठान गैंग, जिसमें अमीरजादा, आलमजेब, शहजादा और समात खान थे, उन लोगों के साथ एकजुट करने बोला। पर यह कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि मस्तान और करीम लाला दोनों इनके बीच के आपस के झगड़े से परेशान थे। जेनाबाई ने बोला, अगर ये दोनों ताकत एक साथ हो गए तो सरकार भी फिर मस्तान के खिलाफ नहीं हो सकती है। पर मस्तान जानता था उन्हें साथ लाना आसान नहीं होगा। जेनाबाई ने मस्तान को पठान को साथ लाने बोला और बोला वह दाऊद और उसके भाई को संभाल लेगी। जेनाबाई ने बताया, वो लोग आपस में बेवजह बिना कोई मुद्दे के लड़ रहे थे। उन्हें अहंकार आ गया था और उनकी कमजोरी उन्हें तोड़ सकती थी। जेनाबाई ने आगे बोलते हुए बोला, कहीं कुछ भी हो जाए, वो लोग सब एक दुनिया, एक खुदा से जुड़े हैं। इस पर मस्तान चिढ़कर बोला, पर उनमें से कोई भी इस्लाम के बताए सही रास्तों पर नहीं चलता। तब जेनाबाई ने बोला, वो सारे लोग बेवकूफ और पाखंडी हैं। भले कोई इस्लाम के रास्ते पे नहीं चल रहा है, पर इस्लाम के नाम पर सारे खून की नदियां बहाने तैयार हैं। पहली बार मस्तान को जेनाबाई के सामने छोटा महसूस हुआ, जो उसके सोच में भी नहीं था। जेनाबाई उसे मुस्कुराते हुए मुमकिन करती नजर आ रही थी। उसने मस्तान को आश्वासन देते हुए बोला, वह सब ठीक कर देगी, और घर जाने की इजाजत लेते हुए चली गई। दूसरी सुबह जेनाबाई का सर भारी था। उसने एक बड़ा वादा किया था मस्तान से, पर ना जाने किस्मत भी जेनाबाई के साथ थी। वह सोच में थी कि वह अपने वादे कैसे पूरा करेगी। तभी दाऊद ने उसके घर पे दस्तक दिया। दाऊद ने बताया, उसने हमीद चूहा को मारकर आईसीयू में पहुंचा दिया था, और अब उसके अब्बा, जो खुद एक पुलिस कांस्टेबल थे, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। दाऊद ने जेनाबाई से मदद मांगते हुए बोला, मासी मुझे इस चपेड़े से निकाल दें। जेनाबाई ने सब अपने दिमाग में सजाने के बाद बोला, तुम्हें यह एहसास होगा तुम्हारे अब्बा और पुलिस दोनों को समझाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। इस बात पर दाऊद ने अपना भरोसा दिखाते हुए बोला, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मैं जानता हूँ आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जेनाबाई मुस्कुराते हुए दाऊद से वादा लेते हुए बोली, इस बार उसे भी जेनाबाई के लिए कुछ करना होगा। दाऊद ने बिना सोचे समझे बस वादा दे दिया। अपनी चालाकियां और शातिरबाजी से जेनाबाई ने चीजें दाऊद के हित में पलट दी थी। उसके अम्मी और अब्बा को एक पल में बेटे को खोने का मुंह दिखाकर मना लिया था, और दाऊद को पुलिस का इन्फॉर्मर बनाते हुए पुलिस को भी अपने तरफ घुमा लिया था। यहाँ तो मामला सुधर गया था। अब दाऊद को बताना और उसे उसके वादे को पूरा करवाने की बारी थी। जेनाबाई दाऊद के इंतजार में थी। वह इस दिन तो नहीं बल्कि दूसरे दिन सुबह 3:30 बजे उनके घर आया। दाऊद के सवाल करने पर उसने गर्व से बताया, अब तुम आजाद पंछी हो और मैंने सब संभाल लिया है। जेनाबाई ने बिना वक्त जाया करते हुए दाऊद को बोल दिया, अब उसकी बारी है अपने वादे को पूरे करने की। जिस पर दाऊद ने भी अपनी रजामंदी देते हुए झट से पूछा, वह क्या चाहती है उससे।
जेनाबाई ने बताया, मस्तान भाई उनके और पठान के बीच की लड़ाइयों से अब परेशान हो चुके हैं। वह चाहते हैं वो लोग सब एक गुट हो जाए और अटूट ताकत बन जाए। अपने और पठान के बीच के रिश्ते की कड़वाहट को समझते हुए दाऊद इस बात पे हामी देने से कतरा रहा था, पर उसने अपनी जबान दे दी थी। अब अपनी जबान से मुकरना दाऊद के लिए संभव नहीं था। वह शाम जुलाई के महीने में आ ही गया, जब मुंबई के जाने माने गैंगस्टर एक छत के नीचे मिलने वाले थे। मस्तान और उनके मुलाजिम के अलावा उस शाम उस बंगले में कोई और नहीं था। करीम लाला, मस्तान और जेनाबाई ने मिलकर उन लोगों का लिस्ट तैयार कर लिया जो उस रात खाने की दावत पर आने वाले थे। मामले की गहराई और खतरे को देखते हुए उन्होंने लोगों को अपने हथियार लाने से मना किया था। औरों के मिजाज का तो पता नहीं, पर दाऊद और उसके भाई शब्बीर के मिजाज को लेकर जेनाबाई मन में बहुत डर रही थी। इसलिए उन्होंने दाऊद के अब्बा इब्राहिम को भी वहां बुलाया था। बातचीत शुरू हो चुकी थी। जेनाबाई दाऊद के बगल उसके कलाई पकड़कर बैठ गई। उसे मामले की गहराई और उसके दिमाग को ठंडे रखने की अहमियत पता थी। मस्तान ने शुरू करते हुए उसके सारे भाई को एक साथ एक छत के नीचे आने के लिए शुक्रिया किया और बताया उनके बीच एकता रहना कितना जरूरी हो गया है। उनके आपस के झगड़ों की वजह से सारी दुनिया उन पर बस हंस रही थी। एक धर्म मुसलमान होने का अहमियत बताते हुए उन्हें खुद में भाईचारा और एकाग्रता की भावना रखने को बोला। सब ठीक ही चल रहा था, पर पठान और दाऊद के भाई के बीच आखिर गर्मा गर्मी हो ही गई। दोनों ने अपने बंदूक निकाल लिया था। जेनाबाई ने तुरंत अपने हाथों में मामलात को लेते हुए अपनी नाराजगी जताई और बोला, यह कोई जंग का मैदान नहीं था, बल्कि मस्तान भाई का घर है। तुरंत दाऊद को आंखों से फटकार लगाई, जिसके बाद दाऊद ने समझते हुए अपने भाई को भी शांत कर दिया। सब एक बार फिर शांत हो गए थे। मस्तान समझ गया था जेनाबाई ने मामले को पूरी तरह से संभाल लिया है। जेनाबाई ने अपना सर ढका और अब वो कुरान लेकर आ गई थी। उन्होंने सबको कुरान को छूकर वादा लेने बोला। वो लोग सब अब शांति से रहेंगे, अपने भाई का खून नहीं करेंगे और उनके बीच एकता बनी रहेगी। उस शाम की मुलाकात के बाद फिर क्या था, वो सब एक हो चुके थे और उन्होंने चिलियास को हरा दिया था। मस्तान ने अब आगे चलकर वहाँ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना लिया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये एक ऐतिहासिक शांति संधि था जो हाजी मस्तान के द्वारा उसके घर में शुरू हुआ, पर उसकी मुख्य आर्किटेक्ट निशब्द रूप से जेनाबाई थी। बाबरी मस्जिद टूट जाने की वजह से जनवरी 1993 में खून खराबे का माहौल आ गया था। 72 साल की बूढ़ी कमजोर जेनाबाई ने एक बार फिर डोंगरी में शांति लेने का बोझ अपने कंधे पर ले लिया था। सारे डॉन बूढ़े हो चुके थे। दाऊद दुबई जा चुका था। अब जेनाबाई के हाथ में कोई ताकत नहीं थी। सब लोग उसके पास रोते मदद के लिए आते, पर वह बेबस थी। फिर उस शाम 9 मुस्लिमों का हत्या होने पर जेनाबाई सादे कपड़े और सादे झंडे के साथ खतरा की परवाह न करते हुए डोंगरी के सड़कों पर उतर गई थी। वह मोड़ पर जाकर खड़ी होकर शांति की पुकार लगाने लगी। 100 से भी ज्यादा जवान औरत और मर्द ने उनका साथ दिया। पुलिस ने यह देख लाठी चार्ज चालू कर दिया। उनके बूढ़े पैर थक चुके थे, पर उसने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। पीछे से सारे जेनाबाई जिंदाबाद, जेनाबाई जिंदाबाद चिल्लाते रहे। जेनाबाई, जो कभी ज्यादा बीमार नहीं पड़ी थी, एक शाम दुआ करते हुए बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है और आईसीयू में एडमिट कर दी गई। वह कभी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती थी। होश आते ही उन्होंने घर वापस ले जाने की मांग की और घर वापसी पर वो कोमा में चली गई। सारे इंतजामात किए गए थे। मेडिकल फैसिलिटी को घर पर ही लाया गया था, पर एक सप्ताह में वह मर गई। इस तरह ज़ैनब उर्फ जेनाबाई का एक शांतिपूर्वक मौत हो गया था और आज कुछ भी नहीं, बस उनके कब्र का नाम फ्रॉम नंबर
2554 ओटा नंबर 601 रह गया है और बस कहानी यही खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं की है, यह बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। तो इस कहानी को 5 से कम की रेटिंग मैं दे ही नहीं सकती। अंडरवर्ल्ड टॉपिक खुद में ही एक खतरनाक टॉपिक है और उसमें हुई सच्ची कहानी को सामने लाना यह कोई छोटी बात नहीं। मैं बार बार इस किताब और लेखक की सिर्फ सराहना ही करनी चाहूंगी। मेरी नजरों से देखे तो मुझे लगता है हर मजहब पाक और सजीदा होता है। धर्म के ज्ञान को कभी भी घुमा फिराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही बुरी बात है। कुछ वक्त के लिए यह पाखंडी लोग को अपने मकसद हासिल करने का सुकून देता है, पर लंबे दौर में यह सिर्फ आम इंसान में करवाहट और हीनता की भावना भर देता है। और मैं ये सारे मजहब के लिए बोल रही हूँ। यह एक चीज मुझे जीनाबाई और हाजी मस्तान की सबसे ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने मजहब का गलत इस्तेमाल करके मामले को अपने तरफ घुमाया था। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी बताई कहानी को पढूं और एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल के लिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।